हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग इंटर पे। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 के लिए चैप्टर 2 यानी फिजिक्स का गॉस के प्रमेय से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सब लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जितना भी गॉस के प्रमेय से MCQ बनता है ना उसको हम लोग करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे शो हो गया होगा और यहाँ पे कह रहा है किसी गाउसीय पृष्ठ में -q है, +2q है तथा -q आवेश है। पृष्ठ में से परिणामी विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, है ना। तो परिणामी विद्युतीय फ्लक्स कह रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 0 होगा। ठीक है, जब इसको आप लोग विद्युतीय फ्लक्स निकालिएगा तो ये कैलकुलेट करिएगा यहाँ पर से तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, कहता है एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है दोस्तों, एक पृष्ठ से घिरा हुआ है और पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। ये देखिए वह पृष्ठ से घिरा हुआ है और पूछ रहा है कि पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स, तो पृष्ठ पर तो कुछ है ही नहीं, तो विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा यानी 0 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व है। एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। या आपसे एक और तरह इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, तो ये हमारा गॉसीय प्रमेय हो गया और गॉस का प्रमेय होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, यहाँ सॉरी बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गोलीय चालक के अंदर। चलिए आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम है ना। एक गोला पर कितना आवेश है, 10 माइक्रोकूलम है, तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। देखो उसकी सतह पर, गोला पर है ठीक है, लेकिन उसकी सतह पर क्या हो जाएगा, तो 36 पाई गुने 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्या याद रखना है, अगर 10 माइक्रोकूलम है तो 36 पाई गुने 10 के पावर 4 Nm स्क्वायर और बाई सी। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 64 समरूप बूंद 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है। ठीक है, 64 को कोई बूंद है और प्रत्येक की धारिता कितना है दोस्तों, 5 माइक्रोफेराड है। अब मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, बड़ा बूंद की धारिता क्या होगी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है। 64 गो बूंद है और 5 गो माइक्रोफेराड है, तो बोलेगा कि 64 बूंद को मिला दिए तो बड़का का क्या धारिता होगा, तो 20 डायरेक्ट मार दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 डायरेक्ट मार देना है आप सभी को। ठीक है, यहाँ पे चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों, E बराबर 0 है, E बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ विवरण होगा। E बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ विवरण होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, V का मान R पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, V का मान R पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिया जाए, है ना, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर +q आवेश रख दिया जाए तो उसके संपूर्ण पृष्ठ पर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस का प्रमेय कहता है ना, आवेश बटा में एप्सिलॉन नॉट। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बार पूछता है आपके एग्जाम में और इस बार भी रहेगा, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तो वोल्ट पर मीटर किसका होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, विद्युतीय क्षेत्र का, है ना। विद्युतीय क्षेत्र का क्या होता है, V/MB होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूटन प्रति मीटर भी ना होता है,
न्यूटन प्रति कूलम, है ना। देखो विद्युत क्षेत्र का आवेश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का आवेश वोल्ट मीटर भी होता है, एक बल बटा में आवेश भी होता है विद्युत क्षेत्र का, ठीक है। ये दो गो होता है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किसी भूयोजित चालक को, है ना, विद्योधित आवेश चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान क्या होता है, तो बढ़ता है। तो क्या होता है, बढ़ता है, याद रखिएगा, बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो, ठीक है। क्या हो, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश क्या है हमारा, सिग्मा है। तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, किसी भी बिंदु पर। तो आंसर क्या मारना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यह क्या होगा, सतह के लंबवत होगा, ठीक है, सतह के लंबवत होगा, ये भी याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है दोस्तों, R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक के गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का है क्या होगा, तो 1/1 रेशियो होगा, है ना, 1:1, ठीक है, यानी कि 1:1 होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप सभी लोग 12 को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अभी हमने बताया था आपको। ऑप्शन नंबर डी, विद्युत क्षेत्र कहो चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहो, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलम होगा, है ना, न्यूटन प्रति कूलम कहो या बराबर कह सकते हैं न्यूटन सी के इनवर्स, है ना, ये भी। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ इसको छोटा करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है। यहाँ पे यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो उस पर स्थान पर ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई है, तो निम्न में से क्या संबंध बनेगा। यानी कि दोस्तों डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं विद्युत फ्लक्स का फार्मूला पूछ रहा है। तो यहाँ पे आंसर आप सभी को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी, फाई बराबर E डॉट ए वेक्टर, फाई बराबर E डॉट ए वेक्टर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कहता है गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफेराड है। यदि गोले के बीच की रिक्तियाँ 1 mm है तो बाहरी गोले की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। अगर गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफेराड है, यदि गोले के बीच रिक्तियाँ 1 mm है तो बाहरी के क्या होगा, 6 मीटर होगा, ठीक है, क्या होगा, 6 मीटर होगा, इसको याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युतीय द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 होगा, ठीक है, क्या होगा, 0 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देख सकते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 16 किसी चालक की विद्युत धारिता O व्यंजक है तब क्या होगा। यहाँ पे सी होना चाहिए था दोस्तों, ओ लिखा हुआ है यहाँ पे सी, तो इसका व्यंजक क्या होगा, धारिता सी। तो धारिता सी बराबर होता है दोस्तों Q/V, ठीक है, क्या होता है, Q/V, आवेश बटा में क्या होता है, वोल्ट, है ना। चलिए विभव, चलिए आगे बढ़ते हैं, आवेश बटा में विभव। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा दोस्तों, अनंत लंबाई वाला, ठीक है, बेलनाकार चालक है, क्या है दोस्तों, बेलनाकार चालक है। तो इसके लिए एक व्यंजक होता है, क्या होता है, λ/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ये होता है दोस्तों, ठीक है। यही व्यंजक होता है किसके लिए, बेलनाकार चालक के लिए, अनंत लंबाई वाला, ठीक है। तो यही याद रखना है, λ/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू r, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 कहता है किसी घिरे हुए पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स के भीतर स्थित आवेश का होता है।
है ना, विद्युत फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का क्या होता है ना, यानी कि ये गॉस का प्रमेय कहता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कैसा होता है आवेश? 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। जब आप लोग दोस्तों गॉस के प्रमेय को पढ़िएगा, थ्योरम को पढ़िएगा, तब ये चीज़ें वहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दोस्तों एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर तथा उस पर q कूलम्ब है, उसके केंद्र पर विद्युत विभव होगा। तो उसके केंद्र पर विद्युत विभव क्या होगा? तो q बाई क्या है दोस्तों? q बाई 4πε0 इंटू r होगा। ठीक है, केंद्र पर क्या होगा विद्युत विभव? q बाई 4πε0 इंटू r होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दोस्तों किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है ना, किसी चालक के अंतर्गत रखिएगा ना, तो क्या होगा वहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र शून्य हो जाता है, ऑटोमेटिक शून्य हो जाता है। ठीक है, चलिए यानी 0 हो जाता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, कितना से? तो 1 से अधिक होता है, ये सबको पता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है। किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, तो 1 से अधिक होता है। देखिए ये सभी जो सुनने वाला आप लोग देख रहे हैं, ये सब क्वेश्चन ये सब एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर के कुछ अलग अलग ढंग में लैंग्वेज में आपको चेंज करके केवल पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, क्योंकि जितना एमसीक्यू बनेगा यार वही ना बना सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बना सकता है। तो उससे ज़्यादा बनाने के लिए क्या करता है, लैंग्वेज केवल चेंज करता है ताकि स्टूडेंट कन्फ्यूजन में हो जाए। ठीक है, और इससे आपका 50% से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है, तैयार भी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एक समांतर प्लेट संधारित्र 2 परावैद्युत स्थिरांक के तेल में डुबा दिया जाता है, तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र होगा। तो दोनों प्लेटों के बीच का विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा? हाफ के समानुपाती घटता है ना, यानी कि आधा के समानुपाती घटता है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे गॉस का प्रमेय पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 गॉस के नियम के अनुसार क्या होगा? तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? फाई बराबर q बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है दोस्तों जब संधारित्र में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है, तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता होगी। हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होगी? तो k गुनी बढ़ती है। क्या दोस्तों? k गुनी बढ़ती है। तो आप सभी को याद रखना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है अवशिष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अवशिष्ट खोखले गोलीय चालक के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? देखो ये 2-3 बार ऐसा ही क्वेश्चन कर चुका है, लैंग्वेज केवल चेंज किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही होगा, 0 होगा। ठीक है, ये चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? तो फैराड होता है ना, फैराड होता है। तो इसको याद रखना है आप सभी को। चलिए आगे बढ़िए, विद्युत धारिता का बीमा होता है क्या? तो विद्युत धारिता का बीमा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4 और i कहो चाहे a कहो, बात बराबर है स्क्वायर। आई लिख सकते हो, आई मतलब भी क्या होता है? करंट हो जाएगा, करंट को दर्शाता है विद्युत धारा को, और ए को भी, ए यानी एम्पियर होता है, विद्युत धारा को ही दर्शाता है। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, और ये चीज़ें ये बड़ी ब्रैकेट में होना ज़रूरी है, जैसा कि आपको देख सकता है यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक अपशिष्ट किया जाता है, तो इसकी ऊर्जा क्या होगी? है ना, ये अब ऊर्जा पूछ रहा है दोस्तों। तो ऊर्जा बराबर फार्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना, क्या होता है जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, फार्मूला लगाइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 2.5 × 10 के पावर -3 जूल हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर।
चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता है 4 संधारित्र प्रत्येक की धारिता 24 माइक्रोफैराड है। एक 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा। तो यानी कि देखो, एक 8 का संधारित्र बनाने के लिए कितना, कैसा क्रम में जोड़ना पड़ेगा। प्रत्येक कितना है, 24 है, तो टोटल हमको क्या बनाना है, 8 का संधारित्र बनाना है। जोड़ने के बाद तो वो समानांतर क्रम में अगर आप जोड़ देते हो तो 8 माइक्रोफैराड का यहाँ पे संधारित्र तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कहता है दोस्तों, द्रव की एक बूंद को अवशेषित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। द्रव की एक बूंद को अवशेषित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है, घटती है। क्या होती है दोस्तों, घटती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। यदि कई धारिता उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा। तो देखो, धारिता को अगर अधिक प्राप्त करना है तो समानांतर क्रम में जोड़ना, अगर धारिता को अधिक प्राप्त करना है तो समानांतर क्रम में जोड़ना। जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो C1 + C2 + C3 ये हो जाएगा। और जब श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो 1/C1 + 1/C2 ऐसे होगा। लेकिन अगर प्रतिरोध में चलिएगा तो उल्टा हो जाता है, ये हमारा श्रेणी क्रम का हो जाता है प्रतिरोध में, और ये हमारा पैरेलल यानी कि समानांतर क्रम का हो जाता है। तो संधारित्र और ये प्रतिरोध दोनों का एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती उल्टा है एक तरह से। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे चैप्टर वाइज फिजिक्स का, और जितना भी MCQ पॉसिबल हो सकता है उतना पूरा मिलेगा आपको। और इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए रहे, क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम परफेक्ट तैयारी करवा दिया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।